नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु में। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार नई वीडियो लेकर आया हूं। एनसीईआरटी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वीडियो हैं उनके माध्यम से आपको आज बताना चाहेंगे कक्षा 8 में सामाजिक अध्ययन के जो हमारे अतीत जो है उसमें जो आता है हमारा सबसे पहले व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या है, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, यानी कि जो ब्रिटिश है, ठीक है, उससे हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। यानी कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रबंधन सिस्टम है, यानी कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी। चार्टर, ठीक है, इन्होंने अर्थात चार्टर को क्या कहते हैं, इजाज़तनामा, ठीक है, इजाज़तनामा कहते हैं चार्टर को, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इजाज़तनामा इन्होंने कंपनी ने पूर्व में व्यापार करने के लिए किया। इसके बाद में इंग्लैंड की कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने समुद्री मार्ग के सहारा नए इलाकों में जाने का प्रयास किया और यहाँ पे सस्ती कीमत की चीज़ें खरीदकर यूरोप में महंगी कर ऊंचे दामों पे बेचना शुरू कर दिया। कंपनी को दूसरी ओर अंग्रेज व्यापारी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर, यानी कि जो वाणिज्यिक कंपनियां थी वो मोटे तौर पर मुनाफा कमा सकती थी, क्योंकि स्पर्धा जो वर्तमान दौर में चल रही है वह नहीं थी। इसके साथ में वह सस्ते माल में जो सामान खरीदते थे वह महंगे दामों में बेच देते थे। जैसे कि वाणिज्यिक व्यवस्था में क्या है, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी कि मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाना ही वाणिज्यिक कहलाता है। दूसरी ओर लेकिन शाही दस्तावेज में यूरोप में ताकतों में पूर्व में बाजार करने के लिए नहीं रोका गया। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी। यानी कि भारत में अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली आ गए थे। वे गोवा को अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल की खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1898 ईस्वी में पहली बार भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाया। यानी कि वास्को द गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की सबसे पहले कब खोज की, 1898 नहीं, 1498 में सबसे पहले खोज की। और सबसे पहले भारत में कौन आया, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। समस्या आई थी, इसके बाद में फ्रांसीसी भी व्यापार करने के लिए आए। समस्या आई थी, जो सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ों को खरीदना चाहती थी और यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े तथा रेशम के कपड़ों की ज़बरदस्त मांग थी। जो यूरोपीय बाज़ार थे वहाँ भारत के सूती कपड़ा और रेशम के कपड़ों की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच में जो बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा थी वह बाज़ारों की कीमतें भी बढ़ने लगी, जिससे उन्हें मिलने वाला जो मुनाफा वह कम हो गया। इसलिए उन्होंने बाज़ारों पर कब्जे की होड़ भी व्यापारिक कंपनियों में लड़ाई शुरू होगी। यानी कि जब व्यापारिक कंपनियां ज़्यादा हुई, उन्हें मुनाफा कम हुआ, तो वह बाज़ारों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक भी मौका मिला जिसमें कोई भी कंपनी एक दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती थी, कहीं रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाज़ों को आगे भी ले जाने में दिक्कत करती थी। व्यापार करने के लिए हथियारों की मदद ले रहे थे और व्यापारिक चौकियां तथा किलेबंदी के जरिए व्यापार को सुरक्षित रखते थे। यानी कि अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार का मुनाफा कमाने पर इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कंपनी का जो है बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे
शुरू की गई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। मित्रों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अंत तक अवश्य देखें। साथ ही साथ में जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं एनसीईआरटी के, यूपी टीजीटी के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मददगार हैं। यानी कि फैक्टर किसे कहा जाता है? जो उस समय व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इसके अतिरिक्त इसमें फैक्ट्री में वैस हाउस था। फैक्ट्री में वैस हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को भी जमा किया जाता था। कंपनी में फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित सौदागरों को प्रेरित करती थी। 1696 तक कंपनी ने अपनी आबादी जहाँ जहाँ व्यापार करती उसके चारों तरफ किलाबंदी शुरू कर दी थी। 2 साल बाद मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। इससे गांव में से एक गांव कालीकता था जो बाद में कलकत्ता बन गया। यानी कि इनमें जो एक गांव था मुगल अधिकारियों को रिश्वत दे दी और 3 गांव खरीद लिए, जिनमें एक गांव था कालीकता जो बाद में कलकत्ता बन गया। औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया गया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। यानी औरंगजेब को इस चीज़ के लिए फरमान जो है तैयार कर लिया गया कि वह कोई टैक्स नहीं लेगा और कंपनी को व्यापार करने के लिए तैयार कर दें। अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने के कारण इसमें व्यापार जारी कर दें, यानी फरमान भी चुका दिया। इसके अतिरिक्त क्या है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी। औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें छूट नहीं थी, लेकिन उन्हें शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इस पर बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई और ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों नहीं करते। बंगाल के नवाब, इसमें बंगाल के जो है टैक्स कम हो गया, इसीलिए बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध करने लगे। फरमान क्या होता है? कई बार क्वेश्चन आया, फरमान किसे कहते हैं? फरमान एक शाही आदेश होता है। ठीक है, जैसे कि हम आपको इस चित्र में बताएंगे, ये मद्रास के जहाज़ों सामान लाती हुई स्थानीय नौकाएं विलियम सिंपल द्वारा बनाया गया है चित्र है। कब बनाया गया? 1867 ईस्वी में विलियम सिम्पसन ने द्वारा ये चित्र बनाया था। इसके अतिरिक्त व्यापारों से युद्धों तक, यानी कि व्यापार से रॉबर्ट क्लाइव जो है प्रथम गवर्नर था भारत का, उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों में टकराव हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाबों ने अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय क्षेत्रीय ताकतों भी स्थिर नहीं थी। उस समय मुर्शिद कुली खान जो थे बंगाल के नवाब थे, बाद में अली वर्दी खान जो है बंगाल के नवाब बने। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्हें कंपनी से नजराने यानी कि उन्होंने पैसा मांगा, किस्त मांगे तो सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया, उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उनकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया, उन्हें दलीलें दी गई। इसी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम हो जाती थी, नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही थी, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उनके अफसर ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी, नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास भी किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलने के लिए आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर रूप से होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हो गया, जिसमें सिराजुद्दौला जो है उसकी बंगाल के नवाब की हार हुई, सिराजुद्दौला मारा गया। कठपुतली किसे कहते हैं? यह एक खिलौना होता है जिससे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति वास्तविक सत्ता कोई और संभाल रहा हो लेकिन वह किसी और के सहारे काम कर रहा हो।
प्लासी का युद्ध क्या है, कई बार देखा जाता है प्लासी का युद्ध क्या है। प्लासी का युद्ध जो है 1756 ईस्वी में हुआ। मित्रों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में शेयर करना ना भूलें। यानी कि जो बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कंपनी की कठपुतली नवाब को बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने से आनाकानी करे। कंपनी ने जो है सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, कंपनी की कामयाबी नहीं मिलती। जब बाद में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। यानी क्या हुआ, सन 1756 ईस्वी में अली बर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हुआ। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला जहां कंपनी एक उसको कठपुतली बनाना चाहती थी, वह रियासतें व अन्य सुविधाएं आसानी से देने से आनाकानी करता था। कंपनी ने प्रयास किया सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी और उसके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाए, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं होते और अंत में 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा करके उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। क्या कहते हैं, जो प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा, यानी कि प्लासी का नाम किस तरह का पड़ा। दरअसल प्लासी में पलासी था। प्लासी का नाम असली पलासी था, अंग्रेजों ने इसको बिगाड़कर प्लासी कर दिया। इस जगह को पलासी यहाँ पर पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता है। पलासी क्यों कहा जाता है, पलास के फूलों के कारण कहा जाता है। पलास के फूलों के कारण क्या कहा जाता है, पलासी कहा जाता है। ठीक है, और ये पलास के फूल जो है खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था, जिसको होली में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखो, आप समझ सकते हैं। पलासी का वास्तविक नाम क्या था, पलासी था। प्लासी का वास्तविक नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ दिया और प्लासी कर दिया। पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता है। पलास की खूबसूरती लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था और होली पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। मित्रों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इस तरीके से हम सारी NCERT बुक्स की पैटर्न बाय पैटर्न SST हिंदी की वीडियो आपके पास लाते रहेंगे और आप इसको देखना ना भूलें। क्या है, महान्यायालय कच्छ ईस्ट इंडिया हाउस का यह दृश्य है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रॉपर राइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट में बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती हैं। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। ठीक है, यह सिराजुद्दौला थे जो बंगाल के नवाब हैं। यह हमारे सिराजुद्दौला जी हैं जो बंगाल के नवाब थे। नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और कंपनी की सेना का सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी का सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का सबसे बड़ा कारण उसके सेनापतियों मीर जाफर की करगुजारियाँ थी, यानी कि उसकी गद्दारी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाए। इसलिए गद्दारी के कारण ही जो भारत एक बार गुलाम बन गया, अन्यथा गद्दारी अगर ना की होती तो भारत का इतिहास ही कुछ और होता। संपन्नता का आश्वासन क्या है, इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेश और अविश्वास को देखते हुए प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी
1759 ईस्वी में कलकत्ते से चिट्ठी भेजी थी। वह संपन्नता के लिए एक पत्र था, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टार्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। यह सब जो है संपन्नता का आश्वासन दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। नवाब की रियासतें क्या होती थी? नवाब की रियासतें जो हैं, आपको बताना चाहें कि 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में क्या कहा कि जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो बड़ा मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इनके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने ना जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागर और अन्य लोगों को अपने मतहत रहने के लिए तैयार कर लिया और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। यह क्या था? यह सब जो नवाब की शिकायतें थीं। तो प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि प्लासी का जो युद्ध था वह भारतीय इतिहास में कंपनी की सबसे बड़ी जीत थी। भारतीय इतिहास में कंपनी की सबसे बड़ी जीत थी और भारतीय राजाओं की हार। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर जो है कंपनी की कठपुतली बन गया। मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़े किया जा सकता तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे उठाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में उसे भी हारना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी के सैनिकों के खर्चे को निपटाने के लिए, व्यापारिक जरूरतें व अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और राजस्व ज़्यादा वसूल करना चाहती थी, ज़्यादा कमाई करना चाहती थी। इसलिए 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे और कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखता रॉबर्ट क्लाइव ने, यानी कि जो क्लाइव था, उसने ऐलान किया हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। किसका कथन है? क्लाइव का, कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया और इस कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत की ज़्यादातर चीज़ों ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह थी कि इस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं हो रही थी। अब भारत में होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण कर सकती थी। मित्रों, अगर हमारा यह यूट्यूब वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है। कंपनी के अफसर नवाब क्यों बन बैठे? यानी कि कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का मतलब था, इसका मतलब यही था कि कंपनी के पास सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने ख्वाब देखने लगा था। ठीक है मित्रों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। एक बार आपके लिए लेकर आऊँगा।